हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 10 बायोलॉजी क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे अपने अध्याय 13 की ऊर्जा के स्रोत। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि ईंधन किसे कहते हैं और एक उत्तम ईंधन के क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण क्या क्या हैं और जीवाश्म ईंधन के द्वारा जो वातावरण में प्रदूषण हो रहा है उससे क्या हानियाँ हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं हम अपना टॉपिक फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन। वो ईंधन जो प्राकृतिक रूप से बनाए हुए होते हैं, हमारे किसी भी जीव के द्वारा अर्थात पौधे के द्वारा या आपके जो जानवर हैं उनके अवशेषों के द्वारा जब वो मृत हो जाते हैं और मिट्टी में कई सालों तक दबे रह जाते हैं, तो उसके बाद वहाँ करोड़ों लाखों वर्ष मिट्टी में धरती के नीचे दबे रहने के बाद वो कुछ ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक ईंधन होते हैं जो पृथ्वी के नीचे लाखों करोड़ों समय पूर्व जो जीवित आपके जीव हैं जैसे पौधे और जानवर, उनके दबे रहने के कारण प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जिसके उदाहरण हैं आपके कोयला, पेट्रोल और आपकी एलपीजी और सीएनजी। अब हम कह सकते हैं कि जो जीवाश्म ईंधन है उसमें भी अभी हमने जैसे बात करी कि जो पौधे हैं और जानवर हैं उनकी मदद से उनका निर्माण होता है। तो जो बड़े पौधे होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनकी पत्तियाँ, उनकी टहनियाँ, उनके जो तने हैं, जब वो मिट्टी के नीचे बहुत सालों तक दबे रह जाते हैं तो वो आपके बदल जाते हैं किसके अंदर, कोयले के अंदर। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं और छोटे छोटे जानवर होते हैं जब वो मिट्टी की सतह के नीचे करोड़ों वर्ष तक दबे रह जाते हैं तो वो बदल जाते हैं आपके पेट्रोल में और प्राकृतिक गैसों में, प्राकृतिक गैस यानी कि एलपीजी में। अब हम बात करेंगे हमारे पहले जीवाश्म ईंधन की, जिसको हम कह रहे हैं कोल यानी कि कोयला। कोयला जैसा आप जानते हैं कि कोयला क्या है, वो काले रंग का पदार्थ होता है। कोयला क्या है, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। और अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कहें तो कोयला क्या है, वो जटिल मिश्रण होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और कुछ मुक्त कार्बन के अणुओं का। उससे उन सब से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, कोयला बनता है। कोयला जो है उसे बहुत ज़्यादा आपका ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसके अलावा और क्या क्या उपयोग हैं कोयले के, तो कोयला हमारे जो उद्योग हैं उनमें पुराने समय में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था। ताप को ताप निर्माण करने के लिए, ताप को बनाने के लिए वहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि पुराने टाइम में जो भाप के इंजन थे उनमें कोयले का उपयोग किया जाता था। जो प्रेस करते थे उसमें भी कोयले का उपयोग किया जाता था, आज भी करते हैं, लेकिन आज उनका यूज़ कम हो गया है। पहले बहुत सारा था क्योंकि तब साइंस ने, विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं करी थी। तो आज हम जो आपके तापीय यानी कि जहाँ हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं वहाँ भी कोयले को ईंधन की तरह उपयोग में लाते हैं। अपने घरों में या कुछ और कारखानों में भी जो कोयला है वो ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। उसके अलावा जो कोल गैस है उसे बनाने में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। कोल गैस क्या होती है, वो एक मिश्रण होती है मीथेन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। उसके अलावा जो पेट्रोल है या आपकी कृत्रिम जो हम गैसें बनाते हैं उनमें भी कोयले को हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। या ये कहें कि जो आपका कोयला है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टानों और ओलियम का मतलब होता है तेल। यानी वो आपका यौगिक जो चट्टानों के नीचे दबे रहने के कारण जो आपके छोटे छोटे कण हैं चट्टानों के ही, उनकी आपस में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होता है, जो एक द्रव के रूप में रहता है, गाढ़े द्रव के रूप में रहता है, उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसलिए पेट्रोल का जो पहला गुण है वो क्या है, पहला गुण यही है कि ये गहरे रंग का, बहुत गाढ़ा होता है और बहुत गंदी स्मेल का यानी गंध वाला, दुर्गंध वाला होता है। उसके अलावा अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो ये मिश्रण होता है आपके ठोस, द्रव
और गैसीय रूप में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का, जिनके साथ साथ हाइड्रोकार्बन में क्या क्या मिला रहता है, जल मिला रहता है, कुछ लवण मिले रहते हैं और कुछ जो पृथ्वी के कण होते हैं यानी कि मिट्टी के जो अपने कण होते हैं वो भी उसके अंदर मिले रहते हैं और उससे हमारा क्या बन रहा है, पेट्रोल बनता है। जो वो भी उसमें भी क्या रहता है, वो धरती के नीचे कई साल तक जो आपके हाइड्रोकार्बन है वो उनकी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एलपीजी की। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो मुख्य रूप से जो गैस है यानी कि हम उससे क्या कर रहे हैं, हम लिक्विड रूप में, द्रवित रूप में ले रहे हैं, जिसमें कि उसका मुख्य जो तत्व होता है उसमें क्या पाया जाता है, ब्यूटेन। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि एलपीजी का जो मुख्य अवयव है वो क्या है, ब्यूटेन है, जबकि छोटी या कम मात्रा में उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोपेन और इथेन भी पाए जाते हैं। उसके अलावा हम कहते हैं घरों में गैस लीक हो जाती है, अचानक से हम कहते हैं मम्मी गैस जो है वो लीक हो रही है, गैस की बदबू आ रही है, तो गैस सिलेंडर के अंदर ऐसा क्या डाला जाता है जिससे हमें गैस के लीक होने का पता चले, वो क्या यौगिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है आपका। तो वो उस यौगिक का नाम होता है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन जो यौगिक है जिसका फार्मूला है C2H5SH, SH होता है मरकैप्टन के लिए और यह है आपका इथाइल का। तो ये इथाइल मरकैप्टन डाला जाता है सिलेंडर के अंदर जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि अगर गैस कभी लीक हो जाए तो हम उसे तुरंत पहचान सकें और अपना बचाव कर सकें। उसके बाद हम बात करेंगे सीएनजी की। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें आपका मीथेन सबसे ज़्यादा मुख्य अवयव के रूप में पाया जाता है, जिसका प्रतिशत होता है लगभग 95%। उसी तरह इसमें एलपीजी की तरह छोटी मात्रा में प्रोपेन और इथेन भी पाए जाते हैं। सीएनजी जो है वो पेट्रोल के ऊपर जो आपके पाई जाती है सीएनजी गैस, या ज़्यादातर अगर हम कहते हैं तो जो हमारी सीएनजी है उसमें हम जो गैस है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जब सिलेंडर्स में इकट्ठा कर लेते हैं तब हमारा सीएनजी का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि जीवाश्म ईंधन के द्वारा क्या क्या प्रदूषण फैलता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि कोयले की, कि कोयले को जब आप जानते हैं पुराने समय से ही कि कोयले को जब जलाते थे तो बहुत ज़्यादा धुआं फैलता था। आज प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उज्ज्वला योजना चल रही है उसके द्वारा घरों में, गाँवों में घर घर सिलेंडर पहुँचाए जा रहे हैं, आपकी जो गैस कनेक्शन है वो दिए जा रहे हैं, ताकि जो पुराने समय में कोयले के द्वारा या लकड़ी के द्वारा जो धुआं निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता था, उससे जो हमारे फेफड़ों की बीमारी होती थी वो अब कम से कम हो सके महिलाओं में खासतौर पर। तो जो जीवाश्म ईंधन है उन्हें जलाने पर सबसे ज़्यादा हवा में प्रदूषण फैलता है। उसके अलावा वो अम्लीय वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं जीवाश्म ईंधन, क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, कोयले को जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है, कभी कभी कुछ अमाउंट में आपकी जो आपके वाहन हैं उनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस या NO3 गैस निकलती हैं फैक्ट्रियों से भी, जो क्या करती हैं आपके वाटर वेपर्स यानी कि जो आपकी भाप है उनसे मिलकर वो किस में बदल जाती है, अम्ल में बदल जाती हैं, और अम्ल हमारी त्वचा के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो सब जो ऑक्साइड है सल्फ़र के, नाइट्रोजन के या आपके कार्बन के, वो अम्लीय वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो इसलिए इन्हें ये अम्लीय वर्षा हमारे लिए क्या होती है, घातक होती है। उसके अलावा कहीं ना कहीं जो जीवाश्म ईंधन है जब हम उन्हें जलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी फैला रहे हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या, और हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें से मुख्य रूप से त्वचा का कैंसर है। तो कहीं ना कहीं जीवाश्म ईंधन के द्वारा ये परेशानियां, ये जो हानियां हैं वो हमें हो रही हैं। अब हम बात करते हैं कि इन परेशानियों से, इन जो हमारी प्रदूषण फैल रहा है जीवाश्म ईंधन के द्वारा, इन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहला है कि हम अगर जो दहन प्रक्रिया है उसकी जो क्षमता है उसको हम बढ़ा दें, यानी कि जो कोयला हम ले रहे हैं वो पूरा जल जाए, उसमें जो कुछ भी भाग ऐसा ना रहे जो ना जले और ना जलने के कारण वो धुआं वहाँ पे उत्पन्न कर सके। तो हमें ऐसा ईंधन यूज़ करना चाहिए जिसकी जो जलने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरा, हमें फैक्ट्रियों या चिमनियों में जो विद्युत संयंत्र, अवक्षेपित संयंत्र है वो लगाने चाहिए, यानी कि जो आपके जितने भी
कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के जो वहाँ पर कण हैं उन्हें वो अपनी तरफ आकर्षित कर ले, जिससे कि वो वातावरण में मुक्त ना हो सकें। तो इसका उपयोग किया जाता है कारखानों में, उनकी चिमनियों में लगा दिया जाता है आजकल। उसके अलावा हम जो आपके उत्प्रेरक परिवर्तक हैं उन्हें हम वाहनों में यूज़ कर देते हैं, जिससे कि जो हम बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं, तो उनसे कम जो कार्बन है वो वातावरण में मुक्त हो सके, जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो सके। उसके अलावा जो वाटर स्क्रबर हैं उनको हम फैक्ट्रियों में यूज़ कर देते हैं। वो उसका भी यही है कि जो फैक्ट्रियों से धुआं निकले तो वाटर स्क्रबर के द्वारा तुरंत ही वो धुआं पानी, वाटर यानी जल के बूंदों के द्वारा वो धुआं तुरंत वहीं का वहीं थम जाए, रुक जाए, जिससे कि वातावरण में कम से कम प्रदूषण पहुंच सके। तो आज हमने जाना कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनसे क्या हानियां हैं और उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। दिए गए जो नोट्स हैं उन्हें आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और अच्छी तरह से उन्हें याद करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।